बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके प्रश्न में आपके जो पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम को उसमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ब्लू प्रिंट देख लें। ये तो आप लोग देख ही लिया होगा, अभी मैं जब बताऊँगा तब आपको समझाते जाऊँगा। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को दे चुका हूं और आप लोग वहां पे जाइए, मेरे वीडियो डाला है उसमें आप देख सकते हैं। बच्चों पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। एक अध्याय मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। बात करते हैं अध्याय 2 की अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इसमें देखें अध्याय 2 है जो अम्ल क्षारक एवं लवण बच्चों, इसमें आप लोगों के लिए 6 नंबर आवंटित किए गए हैं, जिसमें से एक एक नंबर के 2 प्रश्न आने हैं और एक आना है 4 नंबर का प्रश्न। तो देखें आप लोग को इसमें से कौन कौन से प्रश्न कर लेने हैं आपको। क्वेश्चन पहला प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेना है बच्चों, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए आप लोग, इससे आप तैयार कर लीजिएगा अम्ल और क्षार में अंतर। देखिए बच्चों ये पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को बेसिक तैयार कर लेना है। पहला तो अम्ल, अम्ल से याद आप रख लेना बच्चों, अम्ल से क्या याद रखना आप लोग, आम। अब आम कैसा होता है बच्चों, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। तो अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या लिख लीजिएगा, स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं। फिर अम्ल से आम से आप लोग एक चीज़ और याद रख लेना, अनिल। अनिल याद रखना, क्यों याद रख लेना, क्योंकि आ जो है मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये लिख लेना, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और दूसरा क्षार जो होगा वो क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। क्षार क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। फिर अम्ल लिख देना क्या, कि इनके विलयन में H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं, इनके विलयन में हाइड्रोक्सी आयन होते हैं, ये इनके विलयन में OH आयन होते हैं। फिर एक आध और अंतर तैयार कर लीजिएगा अच्छा सा, कि ये जैसे कि अम्ल वाला लिख दीजिएगा कि ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं और ये जो है अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आप देख लीजिए ये पूरे लिखे हैं, जो जो आपको अच्छे लगे वो आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों है अगला प्रश्न, धावन सोडा बेकिंग सोडा के आपको सूत्र और उपयोग, ये तैयार कर लेना है। धावन सोडा बेकिंग सोडा का सूत्र और उपयोग ये है। धावन सोडा मतलब होता है बच्चों धोने का सोडा, तो धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 और ये सूत्र लिखने के बाद इसका उपयोग कर लिख दीजिएगा। तो धावन सोडा मतलब जिससे धुलाई होती है, तो इससे क्या कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है इसका उपयोग, और इसका उपयोग घरों में साफ सफाई धुलाई है ना। फिर बारी आई बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है यहाँ पे गलत है, देखें आप, ये दिया हुआ है परीक्षा अध्ययन में सही देखें। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा का सूत्र और इसके उपयोग लिख लीजिए क्या, बेकिंग मतलब पकाने के लिए, तो इसका उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर में किया जाता है, और सोडा अम्ल जो होता है अग्निशामक यंत्रों में। तो आप क्या लिख देना, इसका उपयोग घरों में बेकिंग पाउडर बेकरी में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग बेकरी में किया जाता है और बेकिंग पाउडर बनाने में, और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों बेकिंग सोडा वाला, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखें सबसे पहले तो आपका ये जो आपकी प्रश्न बैंक है इसको मैं समझा दूं। तो प्रश्न बैंक में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी देख लेने हैं, जैसे कि पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का pH मान कितना होता है। तो इसका pH मान कितना होता है ये आपको याद कर लेना है, ये होगा इसका बच्चों 7 से कम, ठीक है। फिर इसके बाद छठवां वाला कर लीजिएगा। छठवां क्या लिखा हुआ है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है बच्चों, तो ये है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जा सकता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको तैयार कर लेना है। फिर चौथा वाला कर लेना है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है बच्चों, जब अम्ल और क्षार दोनों मिक्स होते तो ये कहलाती उदासीनीकरण अभिक्रिया। छठवा है विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का। फिर सातवां है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है। तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तैयार कर लीजिएगा। रिक्त स्थान देख लें,
अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है ये तैयार कर लीजिएगा। अपना रिक्त स्थान आपके प्रश्न बैंक में मिलेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, इस सारे के सारे रिक्त स्थान आप लोगों को देख लेने हैं, ठीक है। और इनके उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को। ये तीसरे का उत्तर ये है तीसरे का उत्तर, ये चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, ये पूरे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे है आपका अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो ये कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीकरण प्रकृति के होते हैं, ये लिखे हुए हैं। जो उत्तर आप लोग इनको देख लें। फिर सही जोड़ी में आप लोग को दूसरा कर लीजिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चों चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान बच्चों 7 से अधिक हो जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, तो आपको इसमें प्रश्न नंबर तीसरा जो है ये दिख रहा है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसके 2 उपयोग कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न कर लीजिएगा धावन सोडा बेकिंग सोडा का सूत्र। फिर 7वां प्रश्न उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके एक उदासीन अभिक्रिया का समीकरण आपको पूछा गया है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब कोई क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों, जब कोई क्षार अम्ल से क्रिया करता है, क्षार और अम्ल के मध्य जब क्रिया होती है तो उससे क्या बनता है, लवण बनते हैं और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। फिर उदाहरण लिख दीजिएगा ये, ठीक है। इसके बाद बच्चों 9वां प्रश्न है बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, धोने के सोडा, इन सब के आपको उपयोग है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया का उत्तर आपको परीक्षा दल में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा उत्तर दिया हुआ है। देखें आपकी क्या, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मतलब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक के जलीय विलयन मतलब नमक पानी में घोल दिया गया है, या फिर नमक जो होता है समुद्री पानी से बनता है नमक, आपको मालूम है। मतलब समुद्री पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित करते हैं। मतलब उसमें जब करंट लगाया जाता है तो कौन सी गैस बन जाती है, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा था कि मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ये देख लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है मैंने आपको बता दिया। परीक्षा दिन में देखना चाहें आप तो पेज नंबर 43 में इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीएच मान क्या है दैनिक जीवन में इसका महत्व, तो ये है बच्चों पीएच मान वाला। पीएच मान क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, और इससे प्राप्त जो मान होता है उसे पीएच मान कहते हैं। इसका दैनिक जीवन में उपयोग ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एवं इनके उपयोग, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आपका जो आपकी जो प्रश्न बैंक है उसमें भी दिया हुआ है ये प्रश्न, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है बच्चों पीओपी को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, मतलब कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो इसका उत्तर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ये है आपकी प्रश्न परीक्षा अध्ययन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो होता है वो आर्द्रता ग्राही होता है, और आर्द्रता मतलब नमी से क्रिया करके हो जाता है, कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है, इसलिए इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। एक प्रकार का बच्चों ये सीमेंट जैसा पाउडर होता है, और इसको अगर नमी मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है, इसलिए इसे ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जिसमें नमी ना हो, आर्द्रता ना हो, ठीक है। और इसका समीकरण लिख दीजिएगा आप लोग। फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये बच्चों ये अध्याय 2 में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं। एक और प्रश्न है बच्चों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्यों हो जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या यहाँ से कि मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, दांतों का इनेमल जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। भोजन के बाद मुंह सफाई करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षार की दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। मैंने बता दिया आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अगर आपके पास कोई और अच्छा उत्तर है तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया जो मैंने बताई बच्चों, उसमें आपको मैंने जितना बताया है परीक्षा अध्ययन से वो बस लिखना, और ये चित्र वित्र बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तो ये हो गया हमारा बच्चों अध्याय 2। अध्याय 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है ये वाला, कौन सी अधातु में चमक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कि चमकती है, इसमें चमक पाई जाती है। उसके बाद बच्चों ये 5वां वाला तैयार कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव, पारद मतलब कि पारा जैसी क्वालिटी पाई जाती, तो ये है बच्चों क्या, अमलगम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है, ऐसी कौन सी अधातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है, तो ये है बच्चों ब्रोमीन। फिर जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है, जल की धातु से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। एक्चुअल में जल ना होना, यहाँ पे अम्ल होना चाहिए, क्योंकि जब अम्ल धातु के ऊपर डाला जाता है तो बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहला देख लें आप लोग प्रश्न एक शब्द वाले का, कि किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। या फिर आप लोग इसको ऐसे देख लें कि ऐसी कौन सी धातु है जो हमेशा द्रव रूप में पाई जाती है, तो यह है बच्चों, उसका उत्तर है मरकरी या पारा। ठीक है, फिर दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, तो ये है बच्चों सोडियम और पोटेशियम। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न है अमलगम किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर ये लिखा हुआ है कि किसी धातु की सतह पर धातु तथा पारे का जो मिश्रण होता है वो अमलगम कहलाता है। धातु और पारे का मिश्रण अमलगम। और 6वां है यशद लेपन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या है बच्चों, किसी धातु की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाना, धातु की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण। रिक्त स्थान देख लें आप लोग। दूसरा है लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर, मतलब कि नमी वाले स्थान में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, जब दो या दो से अधिक धातुएं जो होती हैं उनका समांगी मिश्रण बच्चों मिश्र धातु कहलाता है। ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। फिर 5वां कर लीजिएगा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है बच्चों, ये कहलाती है सक्रियता श्रेणी। क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी। इसके बाद प्रश्नोत्तर देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, धातु एवं अधातु में अंतर, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें बच्चों रासायनिक गुणों के आधार पर भी पूछा जा सकता है और भौतिक गुणों के आधार पर भी पूछा जा सकता है, तो दोनों देख लीजिएगा। फिर बारी आई संक्षारण किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि जब कुछ धातुएं पानी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती हैं, अर्थात धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने लगता है। इस घटना को ही संक्षारण कहते हैं। और इसको बचाने के उपाय, ये मत लिखिएगा लोहे के जंग से बचाएं, आपको लिखना है संक्षारण के उपाय। तो इसमें क्या करते हैं, धातुओं की सतह पर पेंट करके, ग्रीस लगाकर, एनोडीकरण करके, इस तरीके से आप लोग इनको बचा सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके, और यहाँ पे लिखा है लोहे को जंग से बचाने के तरीके। तो ये यशद लेपन और क्रोमियम लेपन, ये पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो है प्रश्न बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें अभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये कर लीजिएगा आप लोग दोनों के दोनों उत्तर। इसके बाद बारी आती है हमारे कुछ और प्रश्न की, जैसे कि ये सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया क्या होती है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कहते। इसका उत्तर मैं दूसरी गाइड में दिखा रहा आपको। ये देखिए, परीक्षा अध्ययन में लिखा है वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अब देखिए बच्चों, चूंकि ये जो है धातु अधातु वाला टॉपिक है, इसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने 1-1 नंबर के, और 1 प्रश्न आना है 2 नंबर का। तो वैसे तो धातु अधातु में अंतर आप लोग कर लें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर भी आप लोगों को मैंने जितने बताए हैं वो जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, संक्षारण की परिभाषा ये लिखी हुई है, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, ये अच्छे प्रश्न हैं और ये पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, परीक्षा अध्ययन में भी धातु अधातु में अंतर आया है भौतिक गुणों के आधार पर, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद बारी आती है हमारे अध्याय 4 की। तो देखें, अध्याय 4 है जो, उसमें कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको 4 नंबर आवंटित किए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का।
तो प्रश्न बैंक में आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखें पहला जैसे प्रश्न, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? यह है संयोजी यौगिकों के गुण लिखने हैं, 2 गुण। फिर अपर रूप तैयार कर लीजिएगा। श्रृंखलन किसे कहते हैं? फिर कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण की प्रक्रिया कर लीजिएगा। छठवा है अपमार्जक किसे कहते हैं? संतृप्त और असंतृप्त कार्बन में अंतर। जितने प्रश्न हैं इतने पूरे करने हैं, मगर मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दूं जो मैंने निकाले हुए हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे पहला देखें आप, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इन्हें समझाइए। तो देखें बच्चों, परीक्षा दिन में बहुत अच्छे से उत्तर लिखा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। क्या? जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध मिलते, जिसमें एकल मिले, सिंगल बॉन्ड मिले, तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। फिर इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण जो है उसकी प्रक्रिया बताना है। प्रश्न बैंक का चौथा ये मैंने बता दिया है। क्या होता है कि जब हम कठोर जल में साबुन मिलाते हैं, मतलब पानी में साबुन मिलाया जाता है, ऐसा जल जो कि कठोर हो, तो साबुन जो होता है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम लवणों से अभिक्रिया करता है, जिससे मुश्किल से ही झाग उत्पन्न होता है एवं कुछ अघुलनशील पदार्थ निर्माण होता है। फिर आप ये समीकरण लिख दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है जो अपमार्जक से कपड़ा कैसे साफ हो जाता है। देखें बच्चों, ये लिखा है कि अपमार्जक को जब पानी में घोला जाता है तो यह कोलाइडी विलयन बनाता है। इस विलयन के अपमार्जक अणु जो होते हैं वो परस्पर गुच्छे में एकत्रित होकर मिसेल बनाते हैं। मिसेल में अपमार्जक अणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा केंद्र की ओर एवं आयनिक भाग वाला सिरा बाहर की ओर निर्दिष्ट होता है। गंदे कपड़ों पर लगे ग्रीस या तेल कणों से अपमार्जक के हाइड्रोकार्बन वाला सिरा संलग्न हो जाता है। इस तरह मैल के कण फंस जाते हैं। जल में खंगालने पर ये कण बाहर हो जाते हैं। इस तरह कपड़ा साफ हो जाता है। ये कपड़े धुलने की पूरी प्रोसेस है। अपमार्जक किसे कहते हैं? छठवां प्रश्न मैंने जो आपको बताया, मगर ये प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है कि अपमार्जक से कपड़ा कैसे साफ हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बारी आती है बच्चों सहसंयोजी आबंध क्या है, इसके आपको गुण बताने हैं। तो देखें, ये मैंने आप लोगों को जो बताया है ना, प्रश्न बैंक का जो प्रश्न नंबर पहला है जो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं इसके गुण, तो ये देखिए क्या कि जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट होते हैं, तो निर्मित रासायनिक बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर इनके गुण जो लिखे हुए हैं इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, इस अध्याय से आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो ये है पहला, साबुन और अपमार्जक में अंतर, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ध्यान में मिल जाएगा। परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर 60 है जो, उसमें मिल जाएगा कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते और ये झाग देते हैं। साबुन कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते और अपमार्जक अधिक उपयुक्त होते हैं, या कपड़ों की धुलाई इनसे ही की जाती है। इनको तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों का जो ये है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम एवं संरचना सूत्र। अब ये प्रश्न मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया था। ये प्री बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न नंबर 20वां है ना, ये वही प्रश्न है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये इसके नीचे वाला तो ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बच्चों इनका उत्तर भी आप लोगों को मिल जाएगा परीक्षा अध्ययन में। तो परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर 59 जब आप निकालेंगे तो प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और संरचना सूत्र में बता दे रहा। मीथेन है हाइड्रोकार्बन पहला, इसका सूत्र होता है CH4। इसकी संरचना C को आपको बीच में लिखना है और सिंगल बॉन्ड बना करके H लिख देना है। तो देखिए ये अकेला C और ये 4 H हो गए, CH4। इसके बाद आपका जो दूसरा हाइड्रोकार्बन है मेथेन के बाद, वो होता है बच्चों एथेन। तो एथेन ये है, इसका सूत्र ये है और ये है इसका संरचना सूत्र। ईथेन एथीन ये है, फिर इसके बाद एथाइन ये है। तो आप लोगों को ये सूत्र याद कर लेने हैं। और इसी में आप एक और प्रश्न है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मेथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसका उत्तर ये लिखा हुआ है, मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखें ये है पूरी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। और जो आपका CO2 है, तो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये लिखी हुई है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। ये जरूर तैयार कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 तक के पूरे इंपॉर्टेंट दे दिए।
अब आप लोगों को और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप इतनी तैयारी कीजिए, अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को दे दूंगा। इतने प्रश्न उत्तर आप लोग तैयार कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय।